अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड के बाद से शायद हम एक नई दुनिया के अंदर रह रहे हैं, जिसके अंदर वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जाने का नाम नहीं ले रही। इस दुनिया के अंदर अब मेरा ख्याल है शायद हमें इसी तरह ही चलना है, बजाय इसके कि हम ये एक्सपेक्ट करें हर हफ्ते के मार्केट स्टेबल होंगी, हम एक पुराने ज़माने की तरह जो है वो चल सकेंगे, जिसमें बहुत देर देर तक मार्केट की मूवमेंट नहीं होगी। तो शायद मेरा ख्याल है वो खाम ख्याली है और हम लोगों को अब एक नई जो न्यू नॉर्मल है उसके साथ एडजस्ट करना होगा। और यही कुछ हम देख रहे हैं, इस हफ्ते भी यही कुछ देखा। अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही मार्केट के अंदर। कहीं कोई मार्केट जो है वो तेज़ है, कोई मार्केट स्लो है, और हर एक के अपने डिफरेंट डायनामिक्स हैं। एनीवे, सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं अभी, ताकि कुछ आपको आइडिया हो जाए कि चाइनीज़ मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। चाइनीज़ फ्यूचर्स के अंदर स्टेबिलिटी रही लास्ट वीक के अंदर। सरिया स्टेबल था, HR कॉइल्स के भी फ्यूचर्स स्टेबल थे, जबकि अगर कोक की बात करें तो वो -1% था, और आयरन और तकरीबन 3.5% के लगभग ऊपर गया है। अगर चाइनीज स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो HRC स्टेबिलिटी की तरफ था लास्ट वीक। समहाउ चीज़ें पॉजिटिव थी चाइना के एंड से। HRC के प्राइसेस भी थोड़े से $5-10 ऊपर बढ़ाकर मांग रहे थे। जो प्राइस लेवल्स पाकिस्तान में ऑफर हो रहे थे वो 665 से 660 के लगभग ऑफर हो रहे हैं। और अगर हम बात करें जो वहाँ पर रेगुलर एक्टिविटी चल रही है चाइना के अंदर, काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं प्रोडक्शन कट डाउन के ऊपर। चाइनीज़ मिल्स जो बड़ी मिल्स हैं वो कहती हैं कि हमें प्रोडक्शन कट डाउन कर देनी चाहिए, एटलीस्ट 2.5% ऑफ द एनुअल कैपेसिटी हम कट डाउन अगर कर दें तो शायद प्राइसेस जो है वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे और हमारे ऊपर उस तरीके का प्रेशर नहीं आएगा। बट उसके बारे में डिफरेंट राय है। कोई किसी का कहना है कि शायद डाउन स्ट्रीम जो कस्टमर्स हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाएगी, और उसकी वजह से एक ओवरऑल जो चाइना के अंदर भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी के बारे में एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि बेहतर होगी, वो सारी चीज़ें डिप्रेस हो जाएंगी। तो उसके लिए नहीं करना चाहिए। तो अभी तक बेस्ट मोबाइल से चल रहा है, किसी एक कंसेंसस के ऊपर नहीं पहुंचे हैं वहाँ पे जितने भी चाइनीज़ पार्टिसिपेंट्स हैं, मिल्स, ट्रेडर्स, सब लोग। तो होपफुली देखते हैं अभी कि कहाँ पर उनकी सेटलमेंट होती है और इधर प्रोडक्शन कट डाउन होती है या नहीं होती। देखने में तो ये आया है कि कोई खुद विलिंगली प्रोडक्शन कट डाउन नहीं करते हैं जब तक कि गवर्नमेंट कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना लगा दे, एनवायरमेंट की वजह से या किसी और वजह से। तो वही मेजर रीज़न बनती है प्रोडक्शन कट डाउन की। अगर स्क्रैप की बात करें चाइना के अंदर, तो चाइना स्टेप बैक किए रखा, इंपोर्ट स्क्रैप नहीं हो रहा था। लास्ट वीक में कोई खबर सुनने में नहीं आई, जिसकी वजह से जिसकी जो मेन रीज़न है वो बेसिकली वॉलेटिलिटी है उनके फिनिश प्राइसेस के अंदर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं हो पा रहा। अगर उसका मिसाल देखनी है तो हम लोग उसको कंपैरिजन कर लें इस साल को पिछले साल के मार्च अप्रैल के अंदर, जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन मंथ समझे जाते हैं। लास्ट ईयर के अंदर जो उनके फिगर्स थे वो काफ़ी हाई थे। अभी तक 2023 के अंदर वो फिगर्स अचीव नहीं हो सके, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा। आयरन ओर की अगर बात की जाए स्पॉट के अंदर, तो लास्ट वीक के अंदर चूंकि चीज़ें सब पॉजिटिव थी तो आयरन ओर भी पॉजिटिव था। तकरीबन $60 के आसपास प्राइस इंक्रीज की, और अभी एज ऑफ नाउ $127.50 के ऊपर स्टैंड कर रहा है आयरन ओर। कोकिंग कोल ऑन द अदर हैंड काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहा, काफ़ी उसके अंदर जो है वो प्राइस की कमी आई है, और अब एज ऑफ नाउ $301 के लगभग $302 के आसपास जो है वो कोकिंग कोल की प्राइस रही लास्ट वीक के अंदर, जो कि तकरीबन $23 डाउन थी एज कम्पेयर टू लास्ट वीक। तो प्राइसेस के ऊपर जो प्रेशर है कोकिंग कोल के ऊपर वो साफ जाहिर है। अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान ने बेसिकली एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कि 17% इंक्रीज कर दी इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से स्क्रैप के ऊपर तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है उसका। और उसकी जो इमीडिएट इफेक्ट आना था वो स्क्रैप की प्राइस में, इंपोर्ट की प्राइस के अंदर हमें नज़र भी आया। उनकी प्राइसेस जो है वो इमीडिएटली ड्रॉप कर गई, $10 से $15 के करीब प्राइसेस कम देना शुरू हो गए जो कस्टमर्स थे वहाँ के। जो ओवरऑल अगर हम देखें USA से जो ऑफर्स आ रही थी वो तो तकरीबन $20 के लगभग कम हो गई हैं। फिर भी कोई बिजनेस देखने में नहीं आया, कोई एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। वियतनाम की अगर बात करें तो वहाँ पर एक खबर जो है बड़ी वो ये है कि बिलेट्स के ऊपर जो इंपोर्ट की ड्यूटीज़ हैं, जो रेगुलेटरी ड्यूटी है, प्रोडक्शन ड्यूटी आप समझ लें कि वो हटा दी गई है, और अब वियतनाम के जो कस्टमर्स हैं इम्पोर्टर्स वो बिलेट इंपोर्ट कर सकते हैं बगैर ड्यूटी दिए, जिसकी वजह से गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा है लोकल मिल्स के अंदर। उनके लिए कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। स्क्रैप की प्राइसेस पे इफेक्ट आएगा उस चीज़ का, अगर वो अपने फिनिश और सेमी फिनिश बेच नहीं पाएंगे सही तरीके से, जो कि हम एक्चुअली देख रहे हैं। आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ बता दूं कि जो वियतनाम के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बिलेट की स्क्रैप से, वो तकरीबन $140 के लगभग पर टन गिनी जाती है वहाँ पर। तो अब सब कंपैरिजन करेंगे कि बिलेट इंपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर है या फिर स्क्रैप इंपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर है। उसी कंपैरिजन के बाद ही कुछ डील्स हो सकेंगी। बट एट द एंड स्क्रैप के लिए तो ये खबर जो है वो बुरी ही खबर है। अगर HRC की बात की जाए वियतनाम में, तो तकरीबन वो भी $15 के करीब जो बिड्स आ रही थी पहले
वो कम हो गई हैं अभी, और सेंटिमेंट्स वहाँ पर बड़े कूल डाउन है, किसी किस्म की कोई गहमा गहमी कोई तेज़ी नहीं है वहाँ पर। साउथ कोरिया की अगर बात की जाए तो मार्केट वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डल नज़र आ रही है। जो जापानीज़ HMS की ऑफर्स थी, HMS2 की ऑफर्स, उसके अंदर खासी जो है वो कमी नज़र आई है। जो बिड्स हो रही थी, पहले जो प्राइसेस चल रहे थे लास्ट वीक के अंदर 435 के लगभग चल रहे थे, जबकि अब प्राइसेस 415 तक आ चुके हैं। तकरीबन $20 का इम्पैक्ट यहाँ पर भी आया है डाउनवर्ड। अगर बिलेट्स इंपोर्ट की बात करें वियतनाम के अंदर, तो उसमें भी हम लोगों को कुछ कमी देखने के अंदर आई है। $610 के आसपास जो है वो CFR लेवल्स कोट हो रहे हैं वियतनाम में बिलेट्स एक्सपोर्ट करने के लिए। जबकि अगर लोकल बिलेट की बात करें, वियतनाम के अंदर जो मिल्स ऑफर कर रही हैं वो तकरीबन $600 के आसपास मिल्स ऑफर कर रही थी। वियतनाम की इकोनॉमी ओवरऑल स्लो नज़र आ रही है। अभी देखते हैं कि आगे किस तरीके से वो मूव करते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, कंस्ट्रक्शन के मसाइल हैं, बैंकिंग के मसाइल हैं वहाँ पर, तो वो भी किसी यानी तकलीफ़ें वहाँ पर भी मौजूद है वियतनाम के अंदर, और वो ऐसा ऐसा हिट करे जा रही है। और स्टील की ओवरऑल प्राइसेस के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नज़र आ रहा है। फिलीपींस के अंदर जो बिलेट्स की डील लास्ट सुनने में आई है वो तकरीबन $575 पे सुनने में आई है, जो कि $45 नीचे है एज़ कम्पेयर टू 1 मंथ अगो। यानी मार्च के शुरू में जो डील्स हो रही थी वो तकरीबन $40-45 ऊपर हो रही थी, और अब ये मार्केट इतनी नीचे आ चुकी है। अब आते हैं मेन मार्केट के ऊपर, टर्की के ऊपर। टर्की बेसिकली काफ़ी क्वाइट रहा लास्ट वीक के अंदर, एक्टिविटी कुछ नहीं थी। वही कुछ एक डील 444 वाली सुनने में आई थी एक तो अर्ली लास्ट वीक के अंदर, जो कि मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर रिपोर्ट कर चुका हूँ। उसके अलावा कोई खास डील्स लास्ट वीक में सुनने में नहीं आई। हाँ, बाल्टिक की एक डील थी $440 की, जो कि सुनने में आई थी। अगर ओवरऑल प्राइस की असेसमेंट की बात करें टर्की के अंदर, तो HMS यूरोप की जो प्राइस है वो $440 के लगभग है, और HMS USA की जो प्राइस है वो $445 के लगभग असेस हो रही है। अगर शेड की बात करें तो वो $458 के आसपास इस वक्त आप असेस कर सकते हैं। हाँ, वीक ऑन वीक डिफरेंस टर्की में क्या आया, वो तकरीबन $8 के करीब कमी आई है, $8 से करीब वीक ऑन वीक, जो लास्ट वीक प्राइसेस थी और जो इस हफ्ते प्राइसेस हैं अभी। लोकल जो प्राइसेस हैं उनकी स्क्रैप की वो भी नीचे जा रही हैं टर्की के अंदर। एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है इंपोर्ट की मार्केट से एब्सेंट रहने का टर्की का, कि जो लोकल वहाँ पर तबाही हुई थी और जो डेब्रिस है वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहा है। वहाँ से भी स्टील स्क्रैप निकल रहा है, जो कि मिल्स को जा रहा है, और लोकल जो मार्केट की एक सप्लाई और डिमांड है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक रीज़न वो भी मार्केट में लोगों का ख्याल है कि उसकी वजह से भी टर्की थोड़ा सा क्वाइट है। इसके अलावा एक जो अच्छा एक्शन लिया है टर्किश गवर्नमेंट ने, वो ये लिया है बेसिकली कि अपनी एनर्जी कॉस्ट, अपनी प्राइसेस जो हैं वो टैरिफ कम कर दिए हैं। और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस का जो टैरिफ है उसको तकरीबन आप समझें कि 14.5% के करीब इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, जबकि गैस का 16 से लेकर 20% के आसपास टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया है, प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया है बेसिकली, जो कि मिल्स के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है। जो मिल्स स्ट्रगल कर रही थी चाहे ग्लोबल मार्केट के अंदर चाहे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, उनके लिए ये अभी अब एक बड़ी अच्छी बात साबित होगी कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकेंगी अपने मार्जिन्स को। इससे ना सिर्फ जो है वो वहाँ पर टर्की के अंदर बेहतरी आएगी, बल्कि इनकी जो एक्सपोर्ट्स की मार्केट है उसके अंदर भी बेहतरी आएगी। और ऑब्वियसली अगर एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी तो इनकी जो इम्पोर्ट्स है स्क्रैप की, उसके अंदर भी बेहतरी आने के आसार नज़र आएंगे। अब रीबार्स की अगर बात करें टर्की की, तो रीबार्स की प्राइस तकरीबन स्टेबल है, मोर और लेस $5 प्लस माइनस है, तकरीबन $710 के आसपास सुनने में आ रही है। 700 से 710 FOB आप समझ लें रीबार की प्राइसेस वहाँ पर टर्की के अंदर भी इस वक्त सस्टेन कर रही हैं। हाँ, एक बात और हो रही है टर्की के अंदर जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, कि रेगुलेटरी ड्यूटीज़ 9 से 13% के करीब जो टर्की में इंपोर्ट हो रहा है फ्लैट प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं। इस महीने एक्सपेक्टेशन थी कि अनाउंस कर दिया जाएगा और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगा दी जाएंगी 9 से लेकर 13% के दरमियान, बट वो नहीं हुआ, अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। हो सकता है अगले महीने या उससे अगले महीने या चंद माह के अंदर हम ये भी सुनें कि टर्किश गवर्नमेंट ने अपनी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए रेगुलेटरी ड्यूटीज़ इंप्लीमेंट कर दी हैं, बट अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है सामने। दूसरी खबर ये कि इजिप्ट के अंदर सेंट्रल बैंक ने एज़ यूजुअल जिस तरह बाकी दुनिया इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, उन्होंने भी 2% के करीब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। और ओपेक की मीटिंग जो लास्ट वीक के अंदर हुई है उसके अंदर कुछ इंडिकेशंस दिए गए हैं कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को कम करेंगे, जिसकी वजह से मुझे खदशा है कि हो सकता है कि दोबारा से फिर इन्फ्लेशन वाले इश्यूज़, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे मार्केट के ऊपर, और ऑयल की प्राइस अगर बढ़ेगी तो ओवरऑल हर चीज़ ही इम्पैक्ट होगी उससे, ख्वाह वो फ्रेट हो चाहे इनलैंड फ्रेट हो, हर चीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। इवन आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा हमें। तो देखते हैं कि अभी क्या डिसीजन होता है उनका और प्राइसेस कहाँ पर मूव करती हैं और किस तरीके से मामला आगे चलते हैं।
अगर यूरोप की बात की जाए तो वहाँ पर आर्सेलरमित्तल की एक बहुत बड़ी जो है फैसिलिटी है, जहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर एक फायर इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से शट डाउन कर दी गई है ये फैसिलिटी, और तकरीबन उसकी जो प्रोडक्शन है वो 3.8 मिलियन टन है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी आर्सेलरमित्तल की और इसके अलावा बाकी बड़ी जो मिल्स हैं उनकी भी हम लोगों ने प्लांट शट डाउन इवन देखे हैं, जो कि हो रहे हैं मार्च के अंदर हो रहे हैं, कुछ अप्रैल के अंदर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि सप्लाई वहाँ से थोड़ी सी कट शॉर्ट हो जाए और फिर दोबारा से एक मार्केट जो है वो फ्लैट्स की एक तेज़ी पकड़ ले और प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर चली जाए। बट ओवरऑल वहाँ के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो मार्केट के हालात हैं, उसके मुताबिक लगता नहीं है कि ज़्यादा प्राइसेस वो लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो कंज्यूमर्स हैं उनके। बट सम हाउ ये चीज़ एटलीस्ट प्राइसिंग को सपोर्ट ज़रूर कर रही है। किसी किस्म का प्राइस के क्रैश होने का या नीचे आने के आसार अभी एज ऑफ नाउ नज़र नहीं आ रहे। और अगर बैलेंस स्क्रैप की प्राइसेस की बात करें तो उसके ऊपर ही प्रेशर रहा, क्योंकि टर्की एब्सेंट था मार्केट से। तकरीबन $13 के करीब कमी आ चुकी है प्राइसेस के अंदर यूरोप से भी स्क्रैप के अंदर लास्ट वीक के अंदर। अगर वीक ऑन वीक बात करें, जो 80-20 की प्राइस है HMS की FOB बेसिस के, वो तकरीबन 415 के लगभग एस्टिमेट की जा रही है अभी इस वक्त। और अगर डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें डॉक्स के ऊपर, या जो आपकी जो रॉ फीड खरीदी जाती है उसके अंदर, चाहे वो UK हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, उन सब कंट्रीज़ के अंदर तकरीबन $20 के करीब ऑन एवरेज स्क्रैप की प्राइसेस डाउन हुई हैं लास्ट वीक के अंदर। अमेरिका के अंदर जो प्राइसेस हैं वो भी खासी तेज़ नज़र आ रही थी लास्ट वीक तक तो, बट अब ये हुआ है पिछले 4-5 दिन से महसूस होना शुरू हो गया कि टर्की की एब्सेंस की वजह से USA के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है। समहाउ चाहे ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, फिर भी कम इम्पैक्ट लेकिन है ज़रूर इम्पैक्ट। जो डोमेस्टिक मिल्स है उनकी भी एक लिमिटेशन है, कहाँ तक वो सपोर्ट करेंगी। हाँ, एक खुशहाइन बात वहाँ पर स्क्रैप रिसाइकलर्स के लिए, यार्ड्स के लिए ये है कि मिल्स अपनी इन्वेंट्रीज को कवर नहीं कर सकी मार्च के अंदर अप्रैल के लिए, जिसकी वजह से उनको अभी फर्दर इन्वेंट्रीज खरीदनी पड़ेंगी। पीछे सप्लाई इतनी ज़्यादा है नहीं, तो होपफुली मार्केट USA की अप्रैल के अंदर स्टेबल रहेगी। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि शायद प्राइसेस के अंदर अभी भी गुंजाइश है ऊपर जाने की। हो सकता है कि प्राइसेस थोड़ी सी जो अनाउंस होंगी इस हफ्ते के अंदर वो थोड़ी ऊपर हों लास्ट वीक से, बट ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो ओवरऑल स्टेबल टू अपवर्ड ही है USA के अंदर। ईरान के अंदर बिलेट के प्राइसेस के अंदर कमी आई है तकरीबन $15 के आसपास। अगर रशिया की बात करें तो वहाँ पर भी बिलेट अंडर प्रेशर था, और जो HRC की ऑफर्स हैं वो एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर तो उनका इतना काम नहीं हुआ लास्ट वीक के अंदर, बट डोमेस्टिक को ही फोकस कर रहे हैं। रशिया का कुछ इसी तरह सेंटिमेंट चल रहे हैं पिछले कई महीनों से कि जब एक्सपोर्ट मार्केट फिजिबल होती है तो वो एक्सपोर्ट में आ जाते हैं, अदरवाइज वो बॉदर नहीं करते प्राइसेस कम करने की, वो फौरी तौर पर शिफ्ट हो जाते हैं लोकल मार्केट के अंदर जहाँ पर खासी डिमांड नज़र आ रही है अभी डोमेस्टिकली। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में ऑफर्स अभी पिछले 1-2 हफ्ते से हम लोग सुन रहे हैं कि US वेस्ट कोस्ट से ऑफर्स आ रही हैं बांग्लादेश में, और कुछ एक आध कस्टमर्स वहाँ पर इंटरेस्टेड भी हैं खरीदारी के लिए, मगर वो खरीद इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि प्राइस विजिबल नहीं है। वो अपना एक सेट प्राइस चाहते हैं, जो कि सेलर्स नीचे तो कर रहे हैं प्राइसेस को अपनी, बट स्पीड के अंदर डिफरेंस है। जितना बांग्लादेश कस्टमर्स नीचे आते हैं वो उतनी तेज़ी से नीचे आ नहीं पा रहे अभी। तो अब नेक्स्ट जो कार्गो बुक होगा उसके अंदर पता चलेगा प्राइस की क्या असेसमेंट होती है। अगर कंटेनराइज की बात की जाए बांग्लादेश के अंदर तो वो तकरीबन अभी HMS की प्राइस 470 से 75 के लगभग असेस की जा रही है, जबकि श्रेड की प्राइस तकरीबन 480 से 90 के दरमियान असेस की जा रही है, जो कि $5 से $8 के करीब कम हुई है वीक ऑन वीक। और जो बिड हो रही है बल्क के लिए, बल्क बिजनेस के लिए, HMS के लिए, वो तकरीबन बांग्लादेश के कस्टमर 465 के लगभग बिड कर रहे हैं, मगर किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। जो इंडिया से ऑफर्स हैं मोस्टली वो यूरोप के अंदर ही जा रही थी, वहाँ से कोई खातिर ख्वाह बिजनेस तो नहीं हुआ, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरीके से अगर शॉर्टफॉल आता है यूरोप के अंदर डोमेस्टिक, तो हो सकता है कि इंडिया को एक रूम फिर से मिले, कुछ ऑफर्स वो कंक्लूड अपनी कर सकें और एग्जीक्यूट कर सकें बिजनेस वहाँ पर। और अगर HRC की प्राइसेस की बात करें इंडिया के अंदर तो वो इस हफ्ते के अंदर न्यू प्राइसेस अप्रैल की अनाउंस होंगी, जिससे हम आगे असेस कर सकेंगे कि दुनिया भर के अंदर इंडिया क्या प्राइसेस ऑफर करेगा। बाइंग एक्टिविटी जो है वो ओवरऑल डल रही है इंडिया के अंदर। कुछ उनका फाइनेंशियल क्लोजिंग भी थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है खामोशी रही पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 अप्रैल के बाद से ये हालात शायद वापस नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह आएंगे, न्यू बजट अनाउंस हुआ होगा, तो शायद ये एक्टिविटी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए कुछ हफ्ते के अंदर। श्रेडिट की अगर प्राइस की बात करें तो वहाँ पर 450 से लेकर 460 के दरमियान इंडिया में ऑफर्स आ रही हैं, बट कस्टमर्स का इंटरेस्ट अभी तक तो नज़र नहीं आया। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर श्रेडिट की प्राइसेस जो है वो भी वोलेटाइल रही। इंपोर्ट के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, चंद कस्टमर्स हैं इंपोर्ट करने वाले, बट एक्सपोर्टर्स भी उतने ज़्यादा नहीं है। हमारे फाइनेंशियल जो इशूज़ हैं उसकी वजह से हर कोई बंदा काम नहीं करना चाहता, गिने चुने सेलर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट की ऑफर देना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो जो ऑफर्स आ रही थी बेसिकली वो 460 से 70 की रेंज में आ रही थी, और कस्टमर्स उसके ऊपर अपने हिसाब से बिड कर रहे थे, बट कोई ख़ास खातिर कोई कामयाबी नहीं हुई प्राइसेस को नीचे ले जाने में और बिड करके कोई बिजनेस एग्जीक्यूट करने में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस हफ्ते के अंदर शायद कुछ ना कुछ बिजनेसेस कंक्लूड होंगे और सेलर्स और बायर्स के दरमियान जो डिफरेंस है प्राइसेस का वो शायद अभी पैचअप हो जाएगा।
और अगर अभी इस वक्त देखा जाए कि बिजनेस हो किस तरीके से, क्वांटिटीज़ क्या हो रही हैं, तो वो टोटली डिपेंडेंट है एलसी की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर। सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेना नहीं चाहते, जो माल बेच चुके हैं उसकी एलसीज पहले लेना चाहते हैं, फिर उसके बाद नया माल बेचना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ड्राइव कर रही हैं सर पाकिस्तान के अंदर जितने भी आपकी न्यू डील्स हैं उनको, कि माल ख़रीदा जाएगा या नहीं ख़रीदा जाएगा। इट्स नॉट एनी मोर कि कस्टमर को ख़रीदना है तो वो ख़रीद ले। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पैक्ड है अभी इस वक्त। और अगर रीबार की सेल्स की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पिछले जो 2 हफ्ते रहे हैं वो खासे बुरे रहे हैं। बड़ी तंगी रही है कस्टमर्स को, मिल्स को ख़ास तौर से, चाहे वो सेमी फिनिश्ड हो, चाहे फिनिश्ड रीबार्स हो, चाहे स्क्रैप हो। हर बंदा जो है वो काफ़ी सफ़र करता रहा है, नुकसान करता रहा है प्राइसेस, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से अगर कंपेरिजन किया जाए तो पाकिस्तान की प्राइसेस अभी इस वक्त खासी कम है जो अब करंट प्राइसेस लास्ट वीक में सुनने में आ रही थी। ख्वाह वो एक अलग एक क्वेश्चन है कि उसके ऊपर आपको माल मिलेगा उस प्राइस के ऊपर या नहीं मिलेगा, बट प्राइस तो प्राइस है, प्राइस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और कुछ ना कुछ माल मिलता भी है ढूंढने से। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक तो खैर यूटिलिटी बिल्स से लास्ट वीक की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा। काफ़ी सारे इश्यूज से रमज़ान स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर कुछ थोड़ी सी टाइम चाहिए होता है एडजस्ट करने के लिए लोगों को, अपने आप को और बिजनेसेस को। ऊपर से फिर जो है वो बारिशें पंजाब के अंदर होना शुरू हो गई हैं जिसने काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इम्पैक्ट किया चीज़ों को। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद हफ्ता 10 दिन लगेगा, और ऑब्वियसली ईद के बाद तो काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बेहतर हो जाएगी, बट मुझे उम्मीद है कि मार्केट शायद उससे पहले स्टेबल होना शुरू हो जाए और बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए, क्योंकि किसी किस्म में कोई रीज़न नज़र नहीं आता कि आपकी प्राइसेस क्यों नीचे जाएंगी। आपके पास अवेलेबिलिटी है नहीं उस तरीके से, इंपोर्ट आप कर नहीं पा रहे, स्क्रैप ऑलरेडी शॉर्ट है आपका, उसके बाद भी जिस किस्म की प्राइसेस हैं वो बिल्कुल समझ से बाहर हैं और सस्टेनेबल नहीं है मैं समझता हूँ। होपफुली जिन लोगों के पास अभी कैपेसिटी है जो होल्ड कर सकते हैं, जो इंतज़ार कर सकते हैं मार्केट का, तो मेरे ख्याल से उनको इंतज़ार करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए इन एंटिसिपेशन के मार्केट्स बेहतर परफॉर्म कर सकेंगी कुछ अर्से के अंदर। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई ऐसी खास खबर नहीं है पाकिस्तान से जो शेयर करने के लायक हो, और इंशाल्लाह मैं आपसे जो भी अपडेट्स होंगी दुनिया भर की वो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।